मार्क्स अच्छे आना सक्सेस की निशानी नहीं होती। सर सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने बच्चे को कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। मैंने बहुत चाहा कि मेरे उंगलियां जो हाथ की है ना वो सब एक जैसी हो जाएं, और सर नहीं हो पाई। बिकॉज ऑफ एआई कि एआई डॉक्टर बन गया है। आजकल पेरेंट्स एआई या गूगल से बच्चे के सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप एक काम करिए, 2 किलो का पत्थर को उठा लीजिए, तो हो सकता है आप आराम से उठा लें। फिर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं 2 किलो और उठा लीजिए, तो आप बामुश्किल उठाएंगे। फिर मैं आपको एक और नहीं सर अब आपको तो 2 किलो और उठा लो बेटा, आपकी सेहत के लिए अच्छा है या आपके कैरियर के लिए अच्छा है, तो आप वो उठाते उठाते पजल हो जाओगे और गिर जाओगे। तो अपने बच्चे से आप उतना ही काम कराइए जितना वो झेल सके। बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक रास्ता कहीं ख़त्म होता है तो भगवान 2 नए रास्ते बनाते हैं, इसलिए उसको एंड कभी नहीं समझिए। ये ज़िंदगी का एंड नहीं है, ये सिर्फ पार्ट ऑफ लाइफ थी जो एक जगह जाके ख़त्म हुई। इसके आगे बहुत सारे रास्ते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं तरुण शर्मा। पीएनपी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, अगर मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो वो एक डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं और ऑथर हैं। बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू, और बहुत सारे उनके सवालों के जवाब वो देते रहते हैं। अमेज़न पे बेस्टसेलर उनकी किताबें होती हैं और यूट्यूब पे वीडियोज़ ट्रेंडिंग में आती हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे खासे उनको लोग फॉलो करते हैं, अपने सवालों को पूछते रहते हैं। तो डॉक्टर, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर फॉर स्टूडेंट्स एंड अमेज़न बेस्टसेलर ऑथर हैं। बहुत जल्दी टेडक्स स्पीकर भी आपको देखने को मिलेंगे। नाउ स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में डॉक्टर अजय वाजपेयी जी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट का एजेंडा होगा, मेरे पास कुछ सवाल ऐसे हैं जो आई थिंक इन टॉपिक्स पे आपकी शायद कुछ वीडियो बन चुकी होंगी, हाँ लेकिन श्योर, बिल्कुल हो सकता कुछ है उसमें से कुछ सवाल ऐसे हों जो मैंने पहले उसके आंसर कर रखे हों। कर रखे होंगे, लेकिन जी, मैं ये चाहता हूँ कि हम इस पॉडकास्ट में उनको कवर करें और पूरे के पूरे एक फ्लो में जाते जाएं। डेफिनेटली, यानी बिल्कुल। कि जो हमारे व्यूअर हैं, अगर वो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे तो टिल एंड कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत आजकल ट्रेंडिंग में हैं और उनकी बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे हैं बार बार। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ यू फीलिंग टुडे? आई एम वेरी फाइन, ऑलवेज फाइन। ओके, तो अभी तक की जर्नी के बारे में अगर आप 2-4 मिनट के अंदर अपना बताना चाहें कि लाइक हाउ इट्स गोइंग एज़ ए ऑथर। आप जब आपने लिखने के बारे में सोचा था अपनी बुक के बारे में कि मेरे नाम से कोई बुक आएगी, और आज आपके आपके नाम पे 2-2 बुक हैं, दोनों अमेज़न पे बेस्ट सेलर हैं, एक मैगज़ीन भी है जिसके सैकड़ों सब्सक्राइबर बन चुके हैं, तो हाउ डू यू फील नाउ सर? सर फीलिंग बहुत अच्छी होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको उसमें सफलता मिल रही हो। अगर आपने कोई बिग बुक लिखी है और वो बुक बिक रही है, वो ट्रेंडिंग में है और लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो आपको अंदर से फीलिंग अच्छी आएगी, मैंने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया। जी, तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सक्सेस में जा रहे हैं तो वाक़ई बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू फॉर माय व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, और वो मेरे जो जिन्होंने मेरी किताब खरीदी हुँ, और जो आज भी ट्राई करते हैं कि मुझे ये किताब मिले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पर्सनली आई एम वेरी, वेरी, वेरी। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल लेते हैं दोस्तों। सवाल सिंपल है सर। जेंटल पेरेंटिंग आजकल बहुत ऐसा है कि हमारे टाइम पे जब हम स्कूल में थे या फिर आप भी होंगे, तो उस टाइम पे जेंटल पेरेंटिंग का कोई नाम ही नहीं था। कोई उस बारे में बात नहीं करता था कि नहीं-नहीं प्यार से रखो बच्चों को। हम तो कोई गलती करते थे तो हमको बड़ी मार पड़ती थी। लेकिन बाद में आते-आते अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि जेंटल पेरेंटिंग की वजह से कुछ जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने बच्चों को बड़ी छूट दे रखी है। और इतनी छूट देने की वजह से क्या हुआ कि मतलब उन्हें पीटो मत, धमकाओ मत, उन्हें बड़े प्यार से रखो, जेंटल पेरेंटिंग करो। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं थोड़े से, अब वो ना नहीं सुनना चाहते हैं, वो ना नहीं सुनेंगे। आप उनसे अगर उन्हें कुछ माँग करी है और आपने उसको फुलफ़िल नहीं किया तो वो गुस्सा करेंगे। तो ये जो जेंटल पेरेंटिंग का सिस्टम है, आप इसके बारे में क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? सर देखिए, पहले तो जैसे आपने कहा ना कि आपके समय में मार पड़ती थी और अब मार नहीं पड़ती, अब हाँ वो जी। जेंटल पेरेंटिंग हो गई। जी, पहले के समय में बच्चे 3 या 4 हुआ करते थे, 5 भी हुआ करते थे। जी। तो अगर कोई किसी को कुछ मिल रहा है और बाँट के खाने की आदत थी, तो जब सबको बाँट के खाने की आदत होती है, तो उसमें हाँ या ना, और दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब बच्चों की संख्या हो गई कम, 1 या 2 रह गई है, ठीक है? और अब जो सिनेरियो आ गया है, वो ये आ गया है कि हमें बच्चों को मारना नहीं है, ठीक है? आज का सिनेरियो जो है वो ठीक है, बच्चे हमारे बड़े कोमल हो गए हैं, नाजुक हो गए हैं, हमें उनको मारना नहीं है। लेकिन हाँ,
उनको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम उसमें किसी चीज़ में हाँ है, तो किसी चीज़ में ना भी ज़रूरी है। अगर हमने 2 सामान हाँ में करे हैं, तो 2 सामान ना में भी होंगे। उसकी उनको आदत होनी चाहिए और उनको इतना सिखाना चाहिए कि बेटा आपकी हर चीज़ फुलफ़िल नहीं हम कर सकते। वो फाइनेंशियली अगर आप वेल हैं, तो ठीक, नहीं हैं, तो भी ठीक। आपको उनकी हर चीज़ को हाँ नहीं करना है। हुँ, हाँ, एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि जनरली होता है क्या है कि फैमिली में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि मान लिया मदर ने मना कर दिया या फादर ने मना कर दिया, तो बेटा जाके जो है फादर को बोल देगा या मदर को बोल देगा या ग्रांड पेरेंट को बोल देगा और वो चीज़ उसकी फुलफ़िल हो जाती है। तो हुँ, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर एक पर्सन ने ना घर में बोला है, तो सभी ना बोलेंगे। ये नहीं कि दूसरा जाके हाँ बोल देगा और वो चीज़ वहाँ से उसको मिल जाएगी। हुँ, इसका बच्चों पे बड़ा गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये हुँ, चीज़ ना हो, हुँ, हुँ। तो अकॉर्डिंग टू यू जेंटल पेरेंटिंग होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, एक लिमिट में। बिल्कुल, राइट? उसको उसकी बाउंड्रीज़ पता होनी बिल्कुल चाहिए। डेफ़िनेटली हर बच्चे को अपनी बाउंड्रीज़ का मालूम होना चाहिए कितना। हुँ। दूसरा सवाल बड़ा डायरेक्ट हो सकता है कि वैसे फ्लो ना लगे आपको, बट मैं हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं कि सवाल और जवाब सीधा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर कन्वर्सेशन तो हम करते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल, सीधा सवाल ये है सर कि आजकल जो चाइल्डहुड है वो बड़ा बिजी हो गया है। लोगों को जो बच्चे हैं उनके पास स्कूल का काम है, उनके पास ट्यूशन का काम है, उनके पास कोडिंग सीखना है, उन्हें फला एक्टिविटी करनी है, उन्हें अपने फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, देन उनको ओलंपियाड भी देखने हैं, उनको इतने सारे काम बच्चों को हमने दिए हुए हैं, राइट? कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, वीडियो भी बनाओ। तो क्या इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स कैसे पहचानें कि उनके बच्चे ग्रो हो रहे हैं, लिटरली ग्रो हो रहे हैं, या फिर जस्ट उन पे एक बर्डन आ गया है और वो फोर्सफुली ये सारी चीज़ें करते जाएँ, तो इसको पहचानें कैसे? इसका आंसर मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर हम आपसे कहें कि आप एक काम करिए 2 किलो का पत्थर को उठा लीजिए, हुँ, तो हो सकता है आप आराम से उठा लें। फिर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं 2 किलो और उठा लीजिए, हुँ, तो आप बामुश्किल उठाएँगे। फिर मैं आपको एक और नहीं सर अब आपको तो 2 किलो और उठा लो बेटा आपकी सेहत के लिए अच्छा है या आपके करियर के लिए अच्छा है, तो आप वो उठाते-उठाते पज़ल्ड हो जाओगे और गिर जाओगे। हुँ, और वही आजकल के बच्चों के साथ हो रहा है। हुँ, हम अपनी महत्वाकांक्षाएँ उन पे थोप रहे हैं कि बेटा तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तुम्हें कोचिंग भी जाना है, तुम्हें ओलंपियाड भी करना है, तुम्हें गिटार भी बजाना है, तुम्हें इन्फ्लुएंसर भी बनना है। तो वो लड़का नहीं होके उनके हिसाब से एक ऐसा स्टार हो गया कि वो उनकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ। हुँ, तो अपने बच्चे से आप उतना ही काम कराइए जितना वो झेल सके। 1 या 2 या 3 तो हो सकते हैं, जिसमें एक फिज़िकल एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपका बच्चा थोड़े ही दिन में बिल्कुल बेकार हो जाएगा। हुँ, तो काम कम प्लस फिज़िकल एक्टिविटी ताकि उसका माइंड भी अच्छा काम कर सके और उसकी बॉडी भी अच्छी काम करे। हुँ। इतने सारे बर्डन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मीन्स उसको सोचने का टाइम दो। सर सोचने का टाइम दीजिए, उसको हुँ, खेलने का टाइम दीजिए, फिज़िकल एक्टिविटी का टाइम दीजिए, उसके हॉर्मोन्स तो डेवलप हों, उसको कुछ हुँ, डोपामाइन तो मिले, कुछ तो मिले कि मैंने उसने कुछ किया। अब दिन भर आप काम ही कराते रहेंगे तो सर वो तो पज़ल्ड हो जाएगा थोड़े दिन में। हुँ, तो इतना काम नहीं कराइए और इतने काम की ज़रूरत नहीं है सर। हुँ। अच्छा, बहुत बढ़िया आपने इसका जवाब दिया। मेरे पास एक और सवाल है सर, कि रिवार्ड बेस्ड पेरेंटिंग आजकल बड़े ट्रेंडिंग में है कि भाई हर काम के बदले आपको चॉकलेट मिलेगा। जैसे मान लो आपने बोला अपने बच्चे को कि ये काम करके दोगे तो मैं आपको फ़ोन चलाने को दूँगा या एक चॉकलेट दूँगा या आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन आप पहले ये काम करके दो। तो क्या इसकी वजह से हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं? मतलब ये क्या सही में कारगर है ऐसा करना? देखिए, रिवॉर्ड पेरेंटिंग एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन रिवॉर्ड भी तो अच्छा होना चाहिए। अगर हम रिवॉर्ड में उनको चॉकलेट देंगे, तो ये मुझे लगता नहीं कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। उस रिवॉर्ड को हम चॉकलेट की जगह किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं कि इसके बदले हम तुमको साइकिल चलाने को देंगे, तो ये अच्छा लगेगा मुझे लगता है। वो ज़्यादा अच्छा होगा। या हम उसको बोलेंगे हम तुम्हें 1 घंटा खेलने को देंगे, तो वो रिवॉर्ड ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चे के लिए। रादर देन कि हम उनको बोलें कि हम तुमको चॉकलेट देंगे या हम तुमको क्या कहते हैं कोई स्क्रीन टाइम देंगे, तो स्क्रीन टाइम भी कहीं न कहीं उनकी ब्रेन को खराब कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो हमको स्क्रीन टाइम, चॉकलेट, स्वीट्स इन सब से दूर हट के उनकी फिजिकल एक्टिविटी, उनको साइक्लिंग, उनको खेलने के लिए अगर कहेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रिवॉर्ड गलत नहीं है, बट आपको रिवॉर्ड देने का जो तरीका है उसको तरीका है। बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। बढ़िया। अच्छा, एक और है, डिसिप्लिन हम कैसे करें बच्चों को, डिसिप्लिन कैसे करें? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे दूसरे बच्चों से कंपैरिज़न किया जाता है कि फलाँ बच्चे को देखो, उसके तो बड़े अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, उसके तो अच्छे खासे बड़े लाइक आ रहे हैं, वो तो बड़ा फ़ेमस हो गया, वो तो
इन्फ्लुएंसर बन गया। तो ये जो लाइक प्रेशर है, इसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन्ड बन जाएँ, कि वो टाइम से पढ़ भी लें, टाइम से वो वीडियोज़ भी बना लें, टाइम से वो खेल-कूद भी लें और हष्ट-पुष्ट भी रहें और खाना भी अच्छा कर लें। तो इन सब चीज़ों की वजह से डिसिप्लिन कैसे बन पाएगा? ऐसा क्या करें कि विदाउट प्रेशर हम डिसिप्लिन कर पाएँ बच्चों को? सर सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने बच्चे को कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। जी। कोई मुझसे पूछता है कि मेरा बच्चा जो है वो फलानी आंटी बोल रही थी कि उनका बच्चा तो बड़ा इस एज में बड़ा लंबा हो गया था, बड़ा मोटा हो गया था, आपका बच्चा नहीं हुआ, वो बच्चा तो बहुत अच्छा है, वो शर्मा जी का बच्चा तो पढ़ने में बड़ा अच्छा है। तो मेरे पास उनका सिर्फ एक ही जवाब है कि मैंने बहुत चाहा कि मेरे उंगलियां जो हाथ की है ना वो सब एक जैसी हो जाएं, और सर नहीं हो पाई। हुँ, मैंने बड़ी कोशिश करी, उनको हाथ को हिलाया ढुलाया, डॉक्टर से भी बात करी, ऑर्थोपेडिक से भी बात करी, और सर्जन से भी बात करी कि यार एक काम करो, मेरी उंगलियां एक जैसी कर दो। हुँ, लेकिन भगवान ने, डॉक्टर ने, किसी ने मेरी उंगलियां पांचों बराबर नहीं बनाई। हाँ, जब भगवान ने पांच उंगलियां बराबर नहीं बनाई तो हम अपने बच्चों को कैसे कह सकते हैं कि वो किसी से और से बराबरी करेगा? हुँ, हर बच्चा यूनिक होता है। हो सकता है आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, अगर हुँ, पढ़ने में अच्छा होगा तो हो सकता है वो फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा ना हो, या हो सकता है वो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर ना हो, या हो सकता है उसकी मैथ बहुत अच्छी हो, या उसके अंदर हिंदी अच्छी ना हो। तो हर बच्चे में एक यूनिक क्वालिटी होती है, और कृपया करके अपने बच्चे की उस यूनिक क्वालिटी को ढूंढिए, वही मायने रखती है, बाकी कंपैरिजन नहीं मायने रखता। डिसिप्लिन तभी आएगा जब हम उसको उसके हिसाब से ढालेंगे। अपने हिसाब से डालेंगे तो उसके मन में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, उसको लगेगा कि मेरे साथ पार्शलिटी हो रही है। जब मैं परफॉर्म करता हूं तब तो माँ बाप मुझे प्यार करते हैं, और जब मैं परफॉर्म नहीं करता हूं तो मैं नेग्लिजिबल हो जाता हूं। तो अपने हुँ, बच्चे को ना ही कंपैरिजन में डालिए, और डिसिप्लिन उतना ही करिए जितने की जरूरत है। और अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आपका बच्चा भी डिसिप्लिन में रहेगा। हुँ। और ये तो हमारे समाज का एक लाइक पिक्चर है कि जो बच्चे कमा रहे होते हैं, मान लो एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक जो ज़्यादा कमा रहा होगा उसको बड़ा प्यार मिलेगा, उसको सब लोग बड़ी इज़्ज़त देंगे और ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। सर ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा होता है उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है, जो कम पढ़ने में तेज होता है उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है, जो बच्चा बहुत अच्छा कमा रहा होता है घर का उसको बड़ा वो अच्छे से रखा जाता है, जो कम कमा रहा होता है उसकी कम पूंछ होती है। तो ये यही कारण होता है अनस्टेबिलिटी का, हुँ, और यही चीज़ें बच्चों को आगे चल के क्राइम या और बहुत चीज़ें करने को मजबूर करती हैं। तो हमेशा अपने बच्चों को समान नज़रों से देखिए, एक नज़र से देखिए हमेशा। सही बात। आजकल बड़ा ट्रेंड देखने को मिला सर, बिकॉज़ ऑफ एआई, कि एआई डॉक्टर बन गया है। हम एआई से पूछ रहे होते हैं कि मान लो मेरा कोई बच्चा है और उसको उसको लगा कि इसको मैं कैसे ग्रो करूं, इसको मैं क्या सिखाऊं, या कोई ऐसा सिम्टम मेरे को लगा कि ये तो मेरी बात नहीं सुनता है, ये तो फ़ोन ज़्यादा चलाता है, या कुछ भी ऐसा है। तो यानी कि आजकल पेरेंट्स एआई या गूगल से बच्चे के सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। और यह जो हैबिट है, ये जो हैबिट है, इसकी ये हेल्पफुल है या फिर रिस्की है? तो ये कैसे इसको आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताएंगे? सर मुझे ये बताइए कि अगर किसी बच्चे के सिम्टम्स एआई बताएगा जी। तो डॉक्टर क्या करेंगे, जो उसने इतने साल पढ़ाई करी और जो इतने साल उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज ली? सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। अगर पढ़ लिखे गए होते तो सारे डॉक्टर एक जैसे होते, ऐसा नहीं है। अगर किसी के पास नॉलेज अच्छी है तो उसने इतना काम किया है उस क्षेत्र में, तभी उनके पास नॉलेज है। वो एआई के पास अभी नहीं है। और सेकंड थिंग, एआई अभी भी सर्जरी तो बहुत अच्छी कर, आने वाले सालों में जो हमने सुना है कि वो सर्जरी के क्षेत्र में तो आगे जा सकता है, बट अभी हम अपने बच्चों के लिए उनसे पूछें, उनकी ग्रोथ के बारे में पूछें, तो हम उनसे एक आइडिया ले सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको जाना डॉक्टर के पास ही पड़ेगा, उनके बारे में पता करने, हमारा बच्चा कैसा है, हमारा बच्चा कैसा ग्रो कर रहा है, इसका आगे चल के कैसा ग्रो होगा, ये सब आपको एक अच्छा डॉक्टर ही बता पाएगा, एक अच्छा पीडियाट्रिशियन ही बता पाएगा, और कोई नहीं बता पाएगा। हुँ। तो मतलब वो, एआई के पास अभी उतनी नॉलेज नहीं है, हालाँकि टेक्निकल नॉलेज है उसके सर पास। टेक्निकल नॉलेज की कोई कमी नहीं है। हुँ, अगर हम उसको बोलते हैं कि एक ज़मीन का नक्शा बना के हमको दे दो, तो हो सकता है वो बहुत अच्छा बना दे। हुँ, अगर हम उसको बोलें कि हमें कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ बना के दे दो, तो हो सकता है दे दे। हुँ, हालाँकि आई एम नॉट अ एआई टेक, मैं कोई उसका टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता हूँ, हुँ। बट मैं अपने क्षेत्र के बारे में जानता हूँ कि अभी इतनी एडवांसमेंट नहीं आई कि हम बच्चों के बारे में उससे पूछें। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता टेक्नोलॉजी। है वो हॉर्स को बहुत अच्छी बना के दे दे, हुँ। लेकिन बच्चों की ग्रोथ के बारे में अभी तो नहीं। टेक्निकली या जो चीज़ें प्रैक्टिकली साइंटिफिकली चीज़ें हैं, उनको तो अच्छे से बता सकता है।
बट अगर हम बात करें इमोशनल बैकग्राउंड पे, डेफिनेटली वो उसके तो बारे वो में शायद वो उस नहीं बता हिसाब से, पाएगा, है ना? बिल्कुल नहीं बता हुँ। पाएगा। तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन उस पे उतना ज़्यादा बिलीव ना बिलीव नहीं करें, कर बिल्कुल नहीं, डॉक्टर बिल्कुल से नहीं। ही हम मिलना। एक हेल्प ले सकते हैं, एआई हुँ, है तो अब ज़माना एआई का है तो हम एक हेल्प ले सकते हैं। हुँ, बट ये नहीं कि हम पूरी डिपेंडेंसी जो है एआई पे ही कर दें, ये नहीं हो मैं सकती। अभी एक ऐसी न्यूज़ पढ़ रहा था कि अमेरिका का कोई बंदा था, उसको कुछ प्रॉब्लम थी और कोई दवाई उसने ऐसे एआई से पूछ-पूछ के बनाई उसने। उसको जस्ट ऐसे ही हेडेक वगैरह हो रहा था, पता नहीं कुछ हुआ था। उसने वो दवाई घर पे ही बना ली और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। क्योंकि एआई ने जो दवाई बना के दी वो कुछ और बीमारी की थी। सर ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। हुँ, अगर आप क्लिनिक में बैठिए तो आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे जो 2 तरीके होते हैं। आजकल एक तो एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और एक दूसरा मेडिकल स्टोर का बहुत इस्तेमाल होता है। हुँ, कि बंदा बीमार हुआ नहीं कि जाए गए मेडिकल स्टोर वाले से दवाई ले ली। और वो दवाई प्रॉपर डोज़ में मिली कि नहीं मिली नहीं मालूम, बस हुँ, उन्होंने जो मेडिकल स्टोर वाले ने बोल दिया, हुँ। उस हिसाब से वो दवा दे दी। तो मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर नहीं है ना? तो सर ये तो बात घर तो अटेंडेंट को पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी ना कि हुँ, मेडिकल स्टोर वाला दवा देने का अधिकारी है पर वो डॉक्टर नहीं है। सही बात, सही ये बात। बात उनको समझनी पड़ेगी। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है, जैसे बच्चों को कोई होमवर्क मिला घर से, सॉरी स्कूल से मिला, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको एआई का पता चल गया है, तो एआई से होमवर्क करा लेते हैं। और पेरेंट्स भी उनको कुछ नहीं कहते। पेरेंट्स को भी लगता है कि एआई आ गया है हमारे बच्चे को चलाना, तो मतलब हमारा बच्चा तो ग्रो हो गया है, मतलब उसकी नॉलेज में कुछ इज़ाफ़ा हुआ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर होमवर्क जो होता है वो घर के लिए होता है। जी। होमवर्क का मतलब सदियों से हम भी जब पढ़े हैं तो होमवर्क का मतलब होता है कि हमको वो काम घर में करना है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को शॉर्टकट वे में लेंगे कि एआई से हमने पूछा और कर लिया तो हमारा दिमाग तो लगा ही नहीं ना। जब बच्चे का दिमाग ही नहीं लगा तो उस काम को उसको कैसे मालूम चलेगा कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, क्या सही है क्या गलत है, वो एग्जाम में क्या करेगा जाके। तो बच्चा अगर खुद से करेगा, अपने माइंड से करेगा, सोच के करेगा, तो हो सकता है वो उसको स्कूल में लिख के भी आएगा, एग्जाम में लिख के भी आएगा। सही बात। एआई से लिखा हुआ तो वो लिख देगा जाके, टीचर चेक कर लेगा, बात खत्म हो जाएगी, उसके दिमाग में क्या गया कुछ नहीं। तो बच्चे को हार्ड वर्किंग बनाइए, हुँ, शॉर्टकट नहीं दिलाइए कभी भी। हुँ, नो हुँ। शॉर्टकट। एंड आई थिंक बिकॉज़ ऑफ दिस प्रॉब्लम जो एआई की वजह से हम लोग कर लेते हैं, इसकी वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। सर शॉर्ट टर्म शॉर्टकट हर चीज का इलाज नहीं है। हुँ, आप एक आध बार कर सकते हो पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा काम एआई पे ही छोड़ दीजिए। हुँ, आप अपने एफर्ट्स भी तो लगाइए, जब आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे तो वो एक अलग चीज होगी, सही बात। उसका आपको मजा मिलेगा। हुँ, भाई वो जो चीज होगी वो अलग होगी, वो आपको हुँ, मालूम है कि वो आपने खुद किया हुआ है हुँ, और वो आपकी मेमोरी में रहेगा। येस, अदरवाइज़ तो दिमाग विकसित ही नहीं हुआ। नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल नहीं हो विकास पाएगा। वो रुक गया उसका, बिल्कुल क्योंकि रुक गया। यूज़ भी नहीं कर रहे, तो उस हिसाब से वो काम ही बिल्कुल नहीं नहीं। आ रहा। सही है। अच्छा, जब पेरेंट्स खुद फ़ोन पर रहते हैं और बच्चे की पर्सनल लाइफ़ भी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, जैसे मान लो आजकल क्या होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बच्चा पैदा हुआ और जस्ट अभी हमारे हाथों में आया और हमने फ़ोटो खींचा और इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे डाल दिया। अब उसकी वजह से जो अभी जस्ट पैदा हुआ है, हमने उससे कंसेंट भी नहीं लिया कि भाई तुम्हारी प्राइवेसी को पब्लिक करें कि ना करें, राइट? वो बोल भी नहीं सकता और हमने वो डाल दिया। अब करते-करते हर दिन उसका फ़ोटो, हर दिन उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे जा रही हैं। तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या नुकसान अभी भी आपको देखने को मिलते हैं? देखिए, पहली बात तो कि हमने बच्चे की कंसर्न नहीं ली, चलिए कोई बात नहीं, बच्चा नाबालिग है तब तक तो वो माँ-बाप की कस्टडी में है। हाँ, जैसा माँ-बाप कहेंगे वैसा होता रहेगा। जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है हुँ, कि हम अपनी प्राइवेट चीज़ों को सोशल मीडिया में डालें। हुँ, बहुत अगर इसके नुकसान अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नुकसान तो है कि हम पब्लिकली अपनी चीज़ों को दिखा रहे हैं और कहीं न कहीं ये चीज़ें ही बाद में क्राइम का रोल अदा कर लेती हैं। कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में कितने बच्चे हैं, आप कहाँ-कहाँ घूम आए, हम लोग सब कुछ डालते हैं। कि आज श्रीनगर में हैं, कल हम लोग मसूरी गए थे, फिर वहाँ गए थे, आज हमारे घर में ये पार्टी हुई, आज हमारे घर में वो पार्टी हुई। हुँ, तो एक तरीके से आप अपने घर की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर वालों को दे रहे हैं और कुछ लोग इसी ताक में बैठे हैं कि वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालें। हुँ, फिर वो आजकल डिजिटल अरेस्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। येस। और आपने कितने बड़े-बड़े सेलिब्रिटी को देखा है कि उन्होंने अपने बच्चे की फ़ोटो डाली हो या उन्होंने अपनी फ़ोटो डाली हो या कुछ डाली हो। वो सिर्फ़ सोशल फ़ोटो डालते हैं, इसके अलावा कोई फ़ोटो नहीं डालते हैं। हम हुँ। उन्हीं से सीख सकते हैं। हाँ, अभी भी हम लोग देख रहे थे, जैसे विराट कोहली का जो वो बच्ची हुई आई थिंक, तो वो बड़े टाइम तक उन्होंने फ़ोटो रिवील ही नहीं नहीं होने डालते दिया, हैं सर, वो लोग नहीं डालते हैं। है ना? ये हम ही लोगों में एक शौक नया आ गया है कि हम लोग अपनी हर एक्टिविटी की खबर जो है हुँ, सोशल मीडिया को देते हैं, जो हुँ, कि बहुत गलत है, यस, बहुत यस। गलत है। अच्छा, अभी एक और चीज़ आजकल क्या है, बहुत पुराना ये है कि अच्छे मार्क्स लाने वाला जो बच्चा है, हमें लगता है वो मोटिवेटेड है।
लेकिन जो फेलियर और पेरेंट्स के डर से पढ़ रहा है, उसको कैसे पहचानें कि ये खुद से पढ़ रहा है कि डर की वजह से पढ़ रहा है? मतलब कैसे पता करें? मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। सर मार्क्स अच्छे आना सक्सेस की निशानी नहीं होती। मार्क्स तो देखिए आज की डेट में मार्क्स की मार्किंग जो होती है वो भी काफ़ी सरल हो गई है हुँ, और कुछ चीज़ें भी गवर्नमेंट की तरफ से इजी हुई हैं। हाँ, बच्चे भी हो, नो डाउट बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं आज की डेट में। बच्चे बहुत होशियार हैं, 90% के नीचे तो बच्चे नंबर आते ही नहीं हैं। और मदर फादर की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है कि उनको तो 100 में 100 ही परसेंट चाहिए। अगर वो 99 या 98 रह गए तो उनको लगता है मेरे बच्चे ने पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया। और सबसे बड़ा कारण ये भी है बच्चों का एक डिप्रेशन में जाने का। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी मेरे पास आते हैं जो बहुत अच्छे हैं, टॉपर हैं, उसके बाद भी वो हर महीने बीमार पड़ते हैं। क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि एक तो प्रेशर उनके पास अपना स्टडी का है, फिर उनको दूसरा एक बच्ची मेरे पास इसलिए भी आई थी कि उसको एक तो अपना पढ़ाई का प्रेशर था, फिर उसको बगल वाले का भी प्रेशर था कि कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए। वो इसी में हुँ, ही 1 महीना बीमार रही। तो हुँ। आप सिर्फ अपने आप को देखिए कि आप कितने हद तक कर सकते हैं। और ये जो सर मार्क्स में हमने अपने बच्चों को घुसा रखा है ना, ये बिल्कुल गलत है। हमने कहने के लिए तो सीबीएसई ने ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया है, हुँ, लेकिन अभी भी वो ग्रेडिंग जो है मार्क्स पे जाके घूम जाती है। सही बात। दुनिया की किसी और कंट्री में ऐसा अच्छी डेवलप्ड कंट्री जो है ना, कहीं ऐसा नहीं है। ये हमारे देश में ही है। ये सिर्फ हमारे देश में है कि 100 में 100 लाने हैं, 100 में 99 लाने हैं, है हुँ, ना? एक ज़माना था जब 100 में 75 आते तो डिस्टिंक्शन मार्क बहुत अच्छे कहे जाते थे। करेक्ट। आज की डेट में 90, 95, 100% मुझे लग रहा है थोड़े दिन बाद 100 के ऊपर भी नंबर मिलने लगेंगे। तो सर जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे बच्चों ने 20-22 बच्चों ने सुसाइड किया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए एंड एक हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रिज़ाइन भी करना पड़ गया। इतने दिन तक वहाँ पे लोग हंगर स्ट्राइक पे रहे। उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट था, जो बहुत ज़्यादा हिट कर रहा था, वो ये था कि लोगों ने सुसाइड किया। तो वो बात बिल्कुल समझ में आती है कि लोगों ने सुसाइड किया क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है। पेपर लीक हो जाता है या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग फेल होने की वजह से या पेपर लीक होने की वजह से और सुसाइड कर लेते हैं, राइट? तो आप क्या उनको कहना चाहोगे कि जितने भी नीट हो गया या फिर जेई के एग्जाम्स हो गए या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो गया, अगर उसमें आप फेल हो जाते हो या फिर आपका पेपर कैंसिल हो जाता है या आपको लगता है कि अब तो इसमें मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो क्या वहाँ पे हमको अपनी लाइफ को एंड समझना चाहिए? मतलब नॉर्मली लोग ऐसे ही समझते हैं, कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं और वो इसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहोगे? देखिए पहली बात तो ये कि पेपर लीक हो जाना सुसाइड का कारण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पेपर लीक हो रहा है तो दूसरा पेपर भी होगा और आपकी तैयारी अगर सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। कोई नहीं बिगाड़ सकता आपका। फेल्योर जो होती है वो दोनों तरफ से होती है। कभी-कभी हमारी तैयारी पूरी नहीं होती और कभी-कभी माँ-बाप की एक्सपेक्टेशन हम में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये माँ-बाप को भी समझना चाहिए कि अगर हमने अपने बच्चे को कोचिंग में एडमिशन दिलाया है या नीट की तैयारी करा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन ही गया या जेईई कराया तो वो इंजीनियर बन ही गया या आईएएस में पीसीएस में गया तो वो बन ही गया। हुँ, सर ये हमने उसको तैयारी करा रहे हैं, इसमें बच्चा पास भी हो सकता है, बच्चे को फेल भी हो सकता है। हुँ, अगर हमने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दिया कि बेटा जीत और हार दोनों एक ही ज़िंदगी में है, या तो जीत मिलेगी या हार मिलेगी और यस। दोनों को ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये चीज़ें कम हो जाएँगी। हुँ, कोशिश हमारे परिवार वालों की तरफ से कम होती है, कोशिश हमारी कोचिंग की तरफ से कम होती है, कोशिश हमारे समाज की तरफ से कम होती है। इसीलिए सुसाइड के रेट बढ़ते हैं। बच्चे पे बहुत प्रेशर होता है, बच्चे को बहुत कुछ करके दिखाना होता है। अगर एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये चीज़ें कम हो जाएँगी। और हाँ, बच्चों के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक रास्ता कहीं ख़त्म होता है, तो भगवान 2 नए रास्ते बनाते हैं। इसलिए उसको एंड कभी नहीं समझिए। ये ज़िंदगी का एंड नहीं है, ये सिर्फ़ करेक्ट, पार्ट ऑफ लाइफ़ थी, जो एक जगह जाके ख़त्म हुई। इसके आगे बहुत सारे रास्ते हैं। करेक्ट। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें से बहुत बड़ा उदाहरण जो है, मैं एक ही जानता हूँ, मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को जानता हूँ, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं और इतने बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं। वो आर्मी में जाना चाहते थे हुँ, और आर्मी में जब सेलेक्ट नहीं हुआ तो उनके मन में भी आया कि यार मैं सुसाइड कर लेता हूँ। अगर वो ऐसा करते तो क्या आज वो इतने बड़े साइंटिस्ट हो पाते? नहीं बनते। नहीं हो पाते ना। तो ये कभी नहीं समझे कि यहाँ पे दी एंड हो रहा है। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ और रखा हो।
सही और बात। ऐसा होता है। तो मैं सबके दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल भी एंड नहीं समझिए, अपने दिमाग लगाइए। हो सकता है कि भगवान नहीं चाहते आप डॉक्टर बने, वो चाहते हैं आप अच्छे बिजनेसमैन बने, वो चाहते हैं करेक्ट। आप कुछ और बने। सिर्फ डॉक्टर बनने ना बनने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। सही दुनिया बात। बहुत बड़ी है, करने के लिए बहुत कुछ है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। हमें अपने दिमाग को बस बदलना है, कुछ डाइवर्जन चाहिए बस, और कुछ बिल्कुल सर, ऐसा मेरे साथ हुआ था सर। नहीं। मैं मैंने बताया ना आपको कि ये ज़िंदगी कहीं ख़त्म नहीं होती। यस, आप अपना बता सकते हैं मुझे? मैं यही बता रहा था कि मैं जब 12th किया तो मैंने अपना एग्ज़ाम वगैरह दिया और मेरा डीयू में एडमिशन होने ही वाला था। मेरिट्स वगैरह सब लग चुके थे, लेकिन डीयू में एडमिशन नहीं हुआ। मतलब मेरा बड़ा मन था कि मेरे को डीयू में पढ़ना है ना? और वो नहीं हुआ किसी कारणों से। अब नहीं हुआ तो मेरे को उस टाइम पे तो लग रहा था कि दिस इज़ लाइक मेरे साथ ही क्यों हुआ? इतना गंदा, इतना गलत कैसे हो गया? राइट। बट उसके बाद में फिर मैंने बीएससी, फिर बीबीए किया, एमबीए किया और आज मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ। तो यस, वो शायद मेरी जर्नी नहीं थी। सर, वो मेरी डेस्टिनी नहीं थी ना, हुँ, मुझे तो कुछ और बनना था। करेक्ट, भगवान ने तो हमारे लिए कुछ और सोच का रखा था यस, ना। तो यस, हमें यही सोचना है कि हो सकता है भगवान ने हमारे लिए इससे कुछ और अच्छा सोच रखा हो, करेक्ट। है ना? बस यही बात बच्चों को समझानी है। यही है कि आपके पास कभी भी फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमेशा एक शिक्षा, एक सीख ही होती है कि यस, अगर हम यहाँ पे फेल हुए तो उससे कुछ ना कुछ तो सीखा है कुछ ना और कुछ आने सीखा। वाले किसी टारगेट्स में वो काम कर सकता है और काम में आ सकता बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल। है ना? तो आज अभी के लिए हमारे पास जो चीज़ें थी, सवालों का बहुत सारा ये था लिस्ट, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सर से पूछना चाहूँगा। सर, जैसे कि जब आपको मन में था कि मेरे नाम से बुक पब्लिश हो और आज आपके पास 2-2 3-3 बुक हैं, इवन चौथी बुक भी आपकी आने वाली, तो आपको फ़ील कैसा होता है लाइक एज़ एन ऑथर? सर, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। मुझे बड़ा प्राउड फ़ील होता है कि मैंने जो लिखा, जो सोचा मन में वो लिखा, और जो लिखा वो कामयाबी है उसमें मुझे, यस। और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। हुँ, जब लोग आपको पसंद करने लगते हैं तो कहीं न कहीं आपको प्राउड फ़ील हो, वो प्राउड का मतलब घमंड नहीं है, लेकिन मेरे को अपनी फीलिंग होती है कि मैं समाज के किसी काम आ सका और हुँ। मेरी चीज़ समाज में काम आ रही है। आपकी सबसे फ़ेवरेट बुक कौन-सी है आपकी? मेरी बुक में से या आपकी बुक में से? मेरी बुक में से? अगर मैं सबसे फ़ेवरेट की बात करूँगा, वाइज़ी किड्स की बात करूँगा। वॉव! यस, दैट्स अ वेरी गुड मैगज़ीन। मैं उसकी बात करूँगा, क्योंकि हुँ, उसमें हमने बहुत मेहनत करी बच्चों के लिए, हुँ, कि बच्चों में क्या कंटेंट डालना है ताकि बच्चे बिज़ी रहें, बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, बच्चों हुँ, को कैसे पज़ल्स देने हैं, बच्चों को मतलब वो डेडिकेटेड बुक है बच्चों के लिए। हुँ, और उसमें हमें टास्क है कि क्वार्टरली मैगज़ीन है कि हम और क्या बच्चों के लिए नया ला सकते हैं और हम बच्चों के लिए क्या नया कर सकते हैं। हुँ। ये हमारे लिए एक टास्क है, और सही ये है। टास्क हमें ले जाता है कि हम बच्चों के लिए क्या अच्छे से अच्छा कर दें, ताकि वो बुक हमारी अच्छी रहे और लोग उसको बड़े चाव से पढ़ें, हुँ। इसलिए भी। अच्छा, आपकी कोई बुक पेरेंटिंग कोड क्यों पढ़े या फिर ये वैदिक संस्कार क्यों पढ़े? मेरी बुक पेरेंटिंग कोड क्यों पढ़े, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपको पेरेंटिंग में कोई दिक्कत आ रही है, कहीं उलझन आ रही है, या आपको लग रहा है कि आपको अपने बच्चे से कन्वर्सेशन में दिक्कत आ रही है, या कोई छोटी-छोटी चीज़ें आज की डेट में होती हैं जो माँ-बाप को नहीं समझ में आती। हुँ, मैंने उसका विस्तार से 0 से लेके हमारे जो 15-16 साल तक के बच्चे हैं, हर हुँ, एक के बारे में कैटेगरी वाइज़ पूरा बताया है। हुँ, तो ये एक बड़ी वजह है कि उसको कोई भी पढ़ सकता है। हुँ, सबसे बड़ी वजह है। सही बात। बहुत सारे टॉपिक हमने उसमें कवर करे हैं, और अगर कुछ छूट जाएँगे तो हम उसको आगे भी कवर कर सकते हैं। हुँ, बात रही वैदिक संस्कार की, तो वैदिक संस्कार हमने जो लिखी है, वो इसलिए लिखी है कि मान लिया अगर जैसे न्यूली मैरिड कपल हैं, वो अगर चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा शुरू से ही अच्छा हो जी। और वो प्लान्ड हुए हैं, तो उनको वो बुक पढ़नी चाहिए, ताकि हमारे जो वैदिक संस्कार हैं और जो हमारे संस्कार जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में है, वो उसको आगे तक लेके जाएँ। हुँ, इसलिए ये बुक पढ़नी चाहिए उसको। सही है। अच्छा, जब आपको इन्विटेशन आया फ्रॉम टेडएक्स कि आपको यहाँ पे स्पीच देनी है अपनी और अपनी बातों को सबके सामने रखना है, एज़ यू आर वर्किंग फ्रॉम ईयर्स इन दिस फील्ड, आप लाखों लोगों को हेल्प करते हैं। तो जब ये आपको एक टेडएक्स का मंच पे जाने को मौका मिला या फिर आपको इन्विटेशन आया तो आपको क्या दिमाग में आया? व्हाट वाज़ योर फीलिंग्स? सर, मैं घबरा गया। मैं बहुत घबरा गया कि इतना बड़ा मंच, और मैंने कभी अपने आप को इतना कैटेगराइज़ नहीं किया कि मैं इस लायक भी हूँ कि मैं मेरे पास टेडएक्स से बुलावा आए। हुँ,
सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डिप्रेशन भी हुआ और उसको मैंने अपनी वाइफ से और बहुत लोगों से, अपने फ्रेंड से साझा भी किया हुँ, कि यार आई एम वेरी नर्वस फीलिंग, और मैं हुँ, थोड़ा डिप्रेशन में हूँ कि यार मैं वहाँ कुछ बोल भी पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, कि इतना बड़ा मंच है। क्योंकि मैंने जो सर्च किया नेट पे, जो मैंने देखा, तो उसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे। हुँ, उस जगह पे मैं अपने आप को रख ही नहीं पा रहा था। यस, ये ठीक है। था। बट सर नॉर्मली तो आप बहुत सारा जैसे कंटेंट बना रहे होते हो तो लोगों के सामने आप ये हर दिन आ रहे होते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो तब भी वो घबराहट आपको फ़ील हुई? सर वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था ना, हाँ, वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। सही इसलिए बात। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत बोल दूं, या हो सकता है कि पहले तो मुझे यही लगा कि मैं वास्तव में क्या उसके लायक भी हूं कि नहीं हूं। अच्छा, नहीं सर आप लायक हैं तभी तो आपको इन्विटेशन आया। अब सर ये तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा, कुछ क्वालिटी मेरे अंदर देखी होगी, जो उन्होंने मुझे बुलाया। तो अभी जैसे आपका टेडएक्स जब आपका डन हो गया स्पीच वहाँ पे, उसके टाइम पे स्टेज पे जब आप थे तब कैसा फ़ील हो रहा था? और उसके बाद में क्या हुआ और आपका मैसेज क्या था वहाँ पे क्लियर? स्टेज पे जाने से एक दिन पहले तक तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरे साथ में जितने भी लोग थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे बेटा, मेरा वाइफ, मेरे और जो लोग थे, इवन सबने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि मुझे वहां जाने के बाद बड़ा अच्छा लगा। उस मंच पे बोलते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और मैं अंदर से इतना अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहा था कि मैं बता नहीं सकता आपको। हुँ। मुझे लग रहा था कि अगर वो 15 मिनट नहीं, अगर मुझे 15 मिनट और मिल जाते तो मैं उसमें कुछ और भी बोल सकता था। सही बात। बट वो उसमें विडंबना ये थी कि मुझे 15 ही मिनट मिले थे बोलने के लिए। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत बधाई सर आपको, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी बुक के लिए, दोनों बुक्स के लिए, इवन आपकी मैगज़ीन और फिर आप नाउ यू आर ए टेडएक्स स्पीकर आल्सो। और फ्यूचर में बहुत सारे प्लान्स हैं। अभी आपकी कौन-सी बुक आने वाली है? इसके अलावा क्या प्लान नेक्स्ट है? बुक जो हमारी है वो है कर हर मैदान फतेह। अच्छा। वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो बच्चे नर्वस फील कर रहे हैं, जो फेलियर को एंड मान रहे हैं। हुँ, उनको और उनके माता पिताओं को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। वो देखें कि यहाँ पे एंड नहीं है। हुँ, वो चीज उनके लायक है कि नहीं, वो सुसाइड नहीं करें, इसके अलावा दुनिया बहुत बड़ी है। इसी को बेस बना के हमने वो बुक लिखी है। हुँ। आजकल मैं सुनने को मेरे को बड़ा मिलता है कि हमारे रीडर बेस कम हो रहा है ना? लोग पढ़ नहीं रहे, लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं। आपको लगता है आपकी बुक के थ्रू किसी का हेल्प हो रहा है? मतलब ऐसा कोई फीडबैक्स आते हैं आपको? सर मैं आपको अपने एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मुझसे कहता है कि बुक्स पढ़ने वाले लोग कम हैं, तो वहाँ पे हम लोग गलत हैं। बुक्स पढ़ने वाले पहले भी लोग उतने ही थे, आज भी उतने ही हैं। बुक्स पहले भी लिखी जाती थी, बुक्स पहले भी पढ़ी जाती थी। आज भी लिखी जा रही हैं, आज भी पढ़ी जा रही हैं। हुँ, जो बुक्स का प्रेमी होता है वो बुक्स जरूर पढ़ता है, जो बुक्स का प्रेमी नहीं होता वो अपना शॉर्ट टर्म से काम चलाता है कि 30 सेकंड रील में वो सारा सोल्यूशन ढूंढता है। हुँ, और बुक्स पढ़ने वाले हमेशा रहेंगे सर। हुँ, जैसे कहते नहीं है कि मतलब दुनिया गोल है, ऐसे ही बुक्स पढ़ने वाले भी लोग हैं, बहुत और सारे वो लोग कभी कम नहीं होंगे। हुँ, सही बात। रीडर्स कभी कम नहीं होगा। कुछ और आप अपने व्यूअर्स को कहना चाहते हैं? फाइनल? फाइनली तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी महारत जो है वो पेरेंटिंग में है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस लायक बनाइए कि वो समाज में सामना कर सकें, समाज में अच्छे से रहें, हेल्दी रहें। कुछ गलत नहीं खिलाइए, कुछ खराब नहीं खिलाइए, वो आपके बच्चे हैं। मैं हमेशा मना करता हूँ स्क्रीन कम दिखाइए, अच्छा खाना खिलाइए, हेल्दी खाना खिलाइए, और फिजिकल एक्टिविटी कराइए। जितना अच्छा फिजिकल एक्टिविटी कराओगे ना, आपका बच्चा उतना हेल्दी होगा। सिर्फ हम जो